हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब क्लास। जैसे कि आपको पता है कि मैंने सिविक्स का जो पॉलिटिकल साइंस की कंपटीशन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक क्लास अपलोड कर दी थी। वो क्लास थी आपकी चार्टर एक्ट। ठीक है। और चार्टर एक्ट को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड, मतलब चार्टर एक्ट, ठीक है, हमने स्टार्ट किए थे। और हमने जो कंपनी का रूल और क्राउन का रूल था उसको दो पार्ट में डिवाइड किया था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को। ठीक है। तो अब हम उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। हमारे दो चार्टर एक्ट रह गए थे, 1833 और 1853। ठीक है। आज हम वही दो चार्टर एक्ट की बात करेंगे। ठीक है। जब हम बात करते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम, ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक ही चीज याद रखना, सी। ठीक है। फॉर्मूला सी, सी आप याद रखोगे तो आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। उसका एक रीजन है, क्योंकि 1833 में क्या हुआ था, मतलब कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन हो गया था ऑफ गवर्नेंस। ठीक है। एंड जो गवर्नर जनरल बंगाल की जो पावर्स थी वो इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, एक नई पोस्ट बना दी थी और उसी को ट्रांसफर कर दी गई थी। मतलब मुंबई और मद्रास की जो लेजिस्लेटिव पावर थी वो भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी गई थी। ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पर कंप्लीट पावर का कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन हो रहा है। ठीक है। राइट। और इसी का अगर अपोजिट हम समझे, डिसेंट्रलाइजेशन, जहां पावर आप डिवाइड कर देते हो। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन हो रहा है। ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे इसके कुछ फीचर्स हैं, और इसी एक्ट को बोला जाता है सेंट हेलेना एक्ट। ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। ठीक है। तो जब भी अगर आपके माइंड में आए कि सेंट हेलेना एक्ट कौन सा है, तो 1833 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, ये सेंट हेलेना एक्ट है। राइट। अब देखते हैं इसके की फीचर्स। फर्स्ट, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है जी। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, जो बने थे 1773 में। ठीक है। अब आप देखोगे कि वो क्या बन चुके हैं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। और सारी जो बम्बई और मद्रास की जो भी लेजिस्लेटिव पावर थी वो किसके पास पहुंच गई है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास। ठीक है। एंड लॉर्ड विलियम बेंटिंग बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल। जी, ये क्वेश्चन आ जाता है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। राइट। अब कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन हो गया था। ठीक है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती हैं उनका सेंट्रलाइजेशन हो गया, तो सारी पावर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी गई थी, स्पेशली लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। ठीक है। और बम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी की जो पावर्स थी, लॉ मेकिंग पावर, उन्होंने लोस्ट कर दी थी। और वो सारी किसके पास पहुंच गई थी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास। ठीक है। एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज कमर्शियल एक्टिविटी। यस, यही वो एक्ट था जब आप कह सकते हो कि कंप्लीट एंड ऑफ मोनोपोली, मतलब पूरी तरीके से जो मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड पर, वो कंप्लीटली एंड हो चुकी थी, कंप्लीटली खत्म हो चुकी थी। ठीक है। द ईस्ट इंडिया कंपनी स्टॉप ऑल कमर्शियल एंड ट्रेडिंग एक्टिविटीज। हमने देखा था 1813 का जो चार्टर एक्ट था, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ओनली दो एक्टिविटीज रह गई थी। ठीक है, कमर्शियल। एक तो टी ट्रेड रह गया था, दूसरा चाइना के साथ ट्रेड। ठीक है, ट्रेड विद चाइना एंड टी ट्रेड। राइट। अब आप देखोगे 1833 में क्या हो रहा है, कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सारी की सारी पावर ले ली। ठीक है, वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी। ठीक है। और जो ट्रेड, मतलब ट्रेड की जो मोनोपोली थी कंपनी की, वो भी इनसे ले ली गई। किसने ले ली, क्राउन ने ले ली। राइट। अभी आप देखोगे 1858 के बाद, 1858 से क्राउन का रूल, मतलब पहले तो कंपनी का रूल चल रहा था, अब चलेगा क्राउन का, मतलब ब्रिटेन की गवर्नमेंट का रूल इंडिया में। ठीक है। लॉ कमीशन, a law commission was established to codify Indian laws। अब आप देखोगे जो इंडिया का लॉ था उसको कॉडिफाई किया गया। ठीक है, कॉडिफाई किया गया। एंड जैसे कि आपको पता है कि ऑलवेज लॉ शुड बी रिटन एंड क्लियर, है ना। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, कोडिफिकेशन किया, कानून को यूनिफॉर्म कर दिया, फिक्स कर दिया। ठीक है। और इसीलिए उन्होंने 18, अगर हम बात करें 1834, 1834 में उन्होंने फर्स्ट लॉ कमीशन स्टैब्लिश किया था इंडिया में। ठीक है, 1834 में। और उसके जो हेड थे, मतलब जो चेयरमैन थे, वो कौन थे, थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। ठीक है, तो लॉर्ड मैकॉले भी बोला जाता है। ओपन एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, ठीक है, इसने ओपन एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी एक तरह से आप बोल सकते हो कि इंडिया के लिए डिक्लेयर कर दी थी, बट ये नाम के लिए थी। लाइक कभी भी इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। एंड दिस प्रिंसिपल वाज नॉट फुली इम्प्लीमेंटेड। ठीक है। जैसे कि जो ये एक्ट था, इसने क्या किया था, इसने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था a system to open competition for selection in CSE। CSE मतलब सिविल सर्विस एग्जाम्स में जो कंपटीशन सिलेक्शन होना था उसके लिए ओपनली ओपन कंपटीशन सिस्टम इन्होंने ओपन किया था, बट ये कभी भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्सपेंडेड,
राइट। तो जो फोर्थ मेंबर वाज एडेड टू द गवर्नर जनरल काउंसिल फॉर लेजिस्लेटिव वर्क, पहले आप देखोगे 3 थे, अब यहाँ पर एक और मेंबर ऐड कर दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की काउंसिल में, और वो किस लिए ऐड किया गया था, लेजिस्लेटिव वर्क के लिए स्पेशली, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका सिग्निफिकेंस, जैसे मार्क द बिगनिंग ऑफ द सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन इन ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। फर्स्ट टाइम आप देखोगे फुली कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन हो रहा है इंडिया में, ठीक है। सेपरेटेड द कंपनीज कमर्शियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, ठीक है। कंपनी के जो कमर्शियल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस थे उनको सेपरेट कर दिया गया, ठीक है। जो लेजिस्लेटिव फंक्शंस थे वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दिए गए, ठीक है। एंड लेड द फाउंडेशन फॉर लीगल कोडिफिकेशन एंड मॉडर्न गवर्नेंस इन इंडिया, ठीक है। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप देखो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा ये लो है, राइट। अब देखते हैं सेकंड, चार्टर एक्ट 1853, द लास्ट चार्टर एक्ट, ये हमारा लास्ट चार्टर एक्ट है 1853, ठीक है। फर्स्ट हमने देखा 17, आपको याद होगा कि हमने देखा था 1773 से, ठीक है, और हमने देखा था 1853 तक, ठीक है। 1853 तक ये हमारे चार्टर एक्ट है। अब मतलब कंपनी का रूल था, अब आप देखोगे क्राउन का रूल, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों है 1853 का चार्टर एक्ट, चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट, इसके इंपॉर्टेंस के बहुत सारे रीजन है। जैसे फर्स्ट टाइम आप देखोगे कि जो लेजिस्लेटिव फंक्शंस थे गवर्नर जनरल के काउंसिल के और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस थे उनको अलग अलग कर दिया गया था, ठीक है। तो इट वाज द लास्ट चार्टर एक्ट पास फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी, इट सेपरेटेड द लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव विधायिका और कार्यपालिका के जो फंक्शंस थे उनको सेपरेट कर दिया था, ठीक है। इट इंट्रोड्यूस ओपन कंपटीशन, लेटर इम्प्लीमेंटेड फॉर रिक्रूटमेंट टू द सिविल सर्विसेज, ठीक है। ओपन कंपटीशन इंट्रोड्यूस किया था बट बाद में इंप्लीमेंट किया गया था इसको, ठीक है। इट डिड नॉट स्पेसिफाई अ फिक्स पीरियड ऑफ रिन्यूइंग द कंपनीज चार्टर अनलाइक अर्ली चार्टर एक्ट, ठीक है। जैसे इससे पहले जो चार्टर एक्ट थे उसमें क्लियरली डिफाइन था कि आफ्टर 20 इयर्स क्या किया जाएगा, इसको रिन्यू किया जाएगा चार्टर एक्ट को, बट ये ऐसा चार्टर एक्ट था जब जब बिल्कुल भी इसको रिन्यू नहीं, मतलब लिखा हुआ ही नहीं था कि अब इसको रिन्यू कब किया जाएगा, मतलब अगर आप देखोगे कि अब जो कंपनी की जो पावर थी वो इंडेफिनेट हो गई थी, मतलब कभी भी क्राउन के पास पहुंच सकती थी, कभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास पहुंच सकती थी, ठीक है। तो यस वी कैन से इट वाज द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो ये हमारा आप देखोगे कि लास्ट चार्टर एक्ट था, ठीक है। तो ये इस हिसाब से ये हमारा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अब बाकी हम जो न्यू चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट होगा क्राउन रूल, इंडिया में जो क्राउन का रूल था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल था, ठीक है। तो आई होप कि आपको मेरी क्लास ये पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।